शिवम भाई, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत सही मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है और हम ये मानते हैं कि हिंदी कौन बोलता है या संस्कृत कौन बोलता है, वह इस देश का हिंदू है जो हिंदी या संस्कृत इनको जीवित रखे हुए है देश में, और जो हमारी भाषाओं का अपमान कर रहा है। अगर हम उनकी मातृभाषा के बारे में कोई भी बात कहेंगे तो वो लोग संगठित होकर सड़कों पर उतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों की कमी है वो ये है कि हम विरोध नहीं करते, हम किसी भी अन्याय को या किसी भी बदजुबानी को बर्दाश्त कर लेते हैं, और निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि अगर सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देती, हिंदी भाषा में काम होने लगते सारे सरकारी काम, और हिंदी भाषी लोगों को नौकरियों में तरजीह दी जाती, तो जो डीएमके का नेता बोल रहा है ना कि जी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अच्छी नौकरियां मिलती हैं, हिंदी पढ़े लिखों को जो है छोटे छोटे घटिया काम करने पड़ते हैं, वाकई मैं दावा करता हूं हरियाणा के अंदर मैं अगर अपना केस हिंदी में लड़ना चाहूं तो वो संभव नहीं है। तो जब तक कोर्टों में, जब तक सारे सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता, इस तरह के अपमान हमें सहने पड़ सकते हैं। पर विजय कौशिक जी, इस तरीके के अपमान सहने पड़ सकते हैं, ये तो कोई मजबूरी नहीं हुई ना। मैं फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं कि आपकी अलायंस है उनके साथ, उनको मना भी अगर किया जाए, बार बार इस तरीके के बयान अगर दिए जा रहे हैं, तो आपका अलायंस उनके साथ क्यों है? अब तो आप भी एक उनको मैसेज दे सकते हैं ना कि भाई आप बार बार अगर आप कभी हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आया, आप हिंदी भाषा के खिलाफ चले जाएंगे, फिर आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का, वहां पर भी आपका अलायंस है, आरजेडी जेडीयू की बात की जाए, वहां के लोगों को भी उन्होंने नाराज कर दिया है, उनका मजाक बना दिया है। कब तक चलेगा वहां पर अंत कब तक लगेगा? आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हिंदी की प्रॉब्लम आपकी अपने उस बात में रखी, लेकिन आप टॉयलेट साफ करने से उसको जोड़ देंगे क्या? वो तो गलत है। शिवम भाई, अगर इस देश का संविधान हमें इजाजत देता तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे व्यक्ति को गोली मार देते, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से चलना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। भाई जिस व्यक्ति के बयान से देश के करोड़ों लोगों का दिल दुखे, और हो सकता है कि कोई कितने लोग इतने निराश हो जाएं हिंदी बोलने वाले कि भाई हमें अंग्रेजी आती नहीं, हम जी कर क्या करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो कई सौ लोगों की मौतों का जिम्मेवार भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति को जीने का क्या हक है जो दूसरों की मान मर्यादा का, सम्मान का ख्याल ही ना करे? लेकिन हम देश के संविधान के मुताबिक चलते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम। लेकिन दिल की बात आपने, विजय जी, आपने दिल की बात अपनी कह दी, आपने दिल की बात कह दी कि भाई ऐसे लोगों को सजा देने का। तो सुनिए, गठबंधन की बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अभी तो गठबंधन पूरी तरह फाइनल ही नहीं हुआ। जिस दिन सीट शेयरिंग और दूसरे मुद्दे फाइनल हो जाएं, उस दिन समझना कि भाई हम डीएमके को कुछ कह सकते हैं। अभी तो सब आजाद घूम रहे हैं, जो मर्जी कह रहा है। अगर ऐसा ना होता तो क्या अखिलेश यादव हमारे नेताओं को चिरकुट कह पाते? तो आप ये देखिए ना, अभी सब आजाद है। ठीक है विजय कौशिक जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए उस दिन कहना। तो अभी एक मैसेज आपके तरफ से, दो मैसेज एक आ रहे हैं। पहला तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो ऐसे आदमी को तो हम गोली मार देते, जो कि आपने कहा कि संविधान अगर संविधान इसकी अनुमति देता, बिल्कुल ठीक है। कुछ अभी मैं विजय कौशिक जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि संविधान इजाजत देता तो कांग्रेस की तरफ से हम उसको गोली मार देते। लेकिन आप मुझे बताओ, संविधान में इजाजत क्यों नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? जब संविधान बन रहा था, संविधान ड्राफ्ट कमेटी में था, वहां पे बात आई थी ना कि राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आप अंबेडकर को इसका दोषी बता रहे हैं? अनिल गर्ग जी, आप भीमराव अंबेडकर को मूर्ख मान रहे हैं। नहीं विजय जी, ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। बिल्कुल, अनिल जी को उनकी बात पूरी करनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में वो शब्द ना जोड़िए। बिल्कुल ठीक है, नहीं, उनकी बात पूरी होने दीजिए, कोई ऐसी टिप्पणी ना हम कर दें। ठीक है, नहीं, उनकी बात आने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मौका मिलेगा, आप वो शब्द मत जोड़िए। बिल्कुल, क्या अलायंस अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे के बाद आप देखिएगा कि भाई कुछ स्थिति क्लियर होगी। रही बात बयानों की, तो हम मोदी सरकार से कई बार कह चुके हैं कि भाई इस देश में किसी को भी किसी के धर्म का, किसी जाति का या किसी क्षेत्र का
अपमान करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन चूंकि इस आधार पर खुद बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं और दूसरों का अपमान करने से नहीं चूकते, इसलिए 9 साल में अभी तक बीजेपी इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं लेकर आ पाई, जबकि विरोधियों को कुचलने के लिए जितने भी अनैतिक प्रावधान हैं उन्हें लाने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। तो ये सरकार की कमी है कि इनके राज में 9.5 वर्षों के अंदर हिंदू और हिंदुत्व का बार बार अपमान हो रहा है, कोई कुछ भी कह जाता है। तो भाई राम मंदिर निर्माण अच्छी बात है, लेकिन राम के भक्तों का, राम के धर्म का, राम की नीतियों का अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त प्रावधान कानूनी होने चाहिए, जिससे कि इस देश के मूल निवासी हिंदू के धर्म और उसकी आस्थाओं पर, उनके अच्छे विचारों पर कोई कुठाराघात करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन मोदी सरकार की सारी नीतियां दोगली नीतियां हैं, दोहरी नीतियां हैं, जिनके चलते वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली स्थिति है। राम के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन राम के भक्तों को बेसहारा छोड़ देती है, गरीबी में मरने के लिए, भुखमरी में मरने के लिए। इसी का फायदा उठाकर स्टालिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो हिंदू है या हिंदी भाषी लोग हैं वो केवल शौचालय साफ करते हैं या निर्माण कार्य से मजदूरी वर्ग से जुड़े हुए हैं। नहीं तो विजय कौशिक जी, कहीं सरकार को इस मामले में ठीक है आपने शिवम भाई, जब तक इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल नहीं होता कि भी कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर अपनी क्या पक्ष रखेंगी, तब तक ये गठबंधन फाइनल नहीं माना जाता। तो आप कह रहे हैं अभी तक ये फाइनल गठबंधन ही नहीं है, चुनाव इतने पास आ गए, अभी बिल्कुल फाइनल नहीं। बैठकें हुई हैं, ठीक है। हाँ शिवम भाई, मैं आपके साथ 10 बैठकें करूं, अच्छा ठीक, जब तक हमारा कोई एमओयू साइन ना हो जाए, ठीक है, हाँ, तब तक कोई बिजनेस का कोई वो माना जाता है कि गठबंधन। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बात यहां पर ये है कि अभी तक गठबंधन का एमओयू नहीं हुआ तो फाइनल यानी। सुनिए, कांग्रेस पार्टी जातिवाद में भरोसा नहीं रखती, हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं। देश की कास्ट सेंसस क्यों? तो कास्ट सेंसस का मुद्दा आप ही तो उठाते हैं। रहेगा तो कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना तो आपकी तरफ से ही था ना सर? नहीं था? सुनिए ना, हाँ। वो जातीय जनगणना को उठाने का मुद्दा ये था कि समाज के जिस तबके को सही मायने में आज तक एक पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा सरकारी समय का अभाव, कम से कम सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात